नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे। यहां उन्होंने राजभवन में जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। बीच में बबुला है, उसका पंख पैर से फूटा हुआ है। वहीं शनिवार का दिन यानी कि लालू प्रसाद यादव से मिलने का दिन। रांची के रिम्स में हर शनिवार को लालू यादव से मिलने बिहार के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आते हैं और इस शनिवार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लालू से मिलने कई दिग्गज नेता रिम्स पहुंचे। शनिवार का दिन यानी कि लालू प्रसाद यादव से मिलने का दिन। रांची के रिम्स में हर शनिवार को लालू यादव से मिलने बिहार के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आते हैं और इस शनिवार भी ऐसा ही हुआ। 1 फरवरी को लालू यादव से मिलने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, बांका से कटोरिया विधायक स्वीटी हेम्ब्रम और बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने मुलाकात की। इन तीनों ही नेताओं ने लालू यादव के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की। सुझाव दिया कि सांझ बिहने धूप में टहलना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, धूप से बड़ा लाभ होता है जी, और परहेज करना चाहिए खाने में। स्वास्थ्य संबंधी सुधार, क्योंकि शुगर बढ़ जाता, बीपी बढ़ जाता, ये सब इसलिए सबका बातचीत हुई स्वास्थ्य संबंधी हालचाल। माने स्वास्थ्य के सुधार के लिए कि उनका ब्लड शुगर ना बढ़ जाता बराबर, बीपी बढ़ जाता, किडनी में गड़बड़ी आ जाती। मुलाकात करने के लिए आए और साथ ही उनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए। सेहत तो जैसा है वैसा ही डॉक्टर के द्वारा आप लोग को पता चलता ही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आवे और लोगों के साथ वो रहे, जनता के साथ में रहे। चूँकि जनता भी बहुत अपनी टकटकी निगाहें लगा के रखी है कि हम लोग के सुप्रीमो बाहर आएंगे और हम लोग उनकी अच्छे सेहत की कामना करते हैं ईश्वर से। लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। जैसा पहला था वैसा ही अभी भी है। किसी के चेहरे से उसके स्वास्थ्य के बारे में आप पता नहीं लगा सकते हैं। यदि इनका स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो इनको डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में क्यों रखता? तो ये तो आप बेहतर जो यहाँ के जेल सुप्रिटेंडेंट होंगे, जो यहाँ के हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट होंगे, उनसे आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जो स्थिति पहले भी आप भी समझते हैं कि जिसको डायबिटिक होता है, बीपी होता है, वो जड़ से तो समाप्त होता नहीं है, दिन पर दिन डिटोरिएशन ही होता है। तो यही हालत आज भी बनी हुई है उनका। ज़्यादा बेहतर तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वहीं दूसरी ओर लालू यादव के डॉक्टर डीके झा ने लालू यादव का मेडिकल रिपोर्ट जारी किया है और बताया है कि लालू प्रसाद का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, जिस कारण डॉक्टरों ने उनकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ा दी है। क्रोनिक डिजीज से ग्रसित है और दवाइयाँ चल रही हैं। जैसे आप लोग को पता है कि 18-20 किस्म की दवाइयाँ चल रही हैं। रोज के रोज बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होता है। स्टेबल चल रहा है, दवाई तो चल रहा है। शुगर कैसा? स्टेबल है। बहरहाल लालू यादव के चाहने वाले और उनके कार्यकर्ता हर शनिवार को उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा जारी रिपोर्ट के बाद लालू यादव के कार्यकर्ता और नेता उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक लालू यादव की सेहत में सुधार होता है। ओंकार अवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है। इस बजट पर सबकी निगाहें हैं। यहां बीजेपी ने बजट को आम लोगों के हित में करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे आम लोगों के खिलाफ बताया है। पेश है एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड तोड़ बजट पेश किया। 2 घंटे 35 मिनट से ज्यादा देर तक निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा। इससे पहले 2003 में जसवंत सिंह ने 2 घंटे 17 मिनट तक बजट पढ़ा था। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस बजट पर सबकी निगाहें थी। इस बजट में किसानों, जरूरतमंदों के साथ आम लोगों के लिए भी कई सौगात मोदी सरकार लेकर आई है। बता दें कि आदिवासी कल्याण के लिए 53,700 करोड़ का ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए 28,600 करोड़, पर्यटन विकास के लिए 2500 करोड़, स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 69,000
करोड़, शिक्षा के लिए 99,300 करोड़, अक्षय ऊर्जा के लिए 22 करोड़, पोषण के लिए 35,600 करोड़। इसके साथ ही इस बजट में खास ये है कि इसमें झारखंड को भी सौगात मिली है। झारखंड में ट्राइबल म्यूजियम खोलने का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार के बजट को लेकर झारखंड के बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी तक जो बजट पेश हुआ है उसमें आप देखेंगे तो कई ऐसे नए नए योजनाओं को लेकर आए, जैसे उदाहरण के लिए फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण करना, शिक्षा के क्षेत्र के लिए सबसे अधिक बजट देना, 99,300 करोड़ का बजट, उसके अलावा रेल बजट, किसानों के लिए बजट, जहां भूमि बंजर है वहां पर सोलर सिस्टम को करना, जहां पानी खराब है वहां उसका कैसे फिल्टर करके पानी देंगे। मैं कहूँ कि इस समय का बजट बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके आगे लेकर के जा रहे हैं। मैं कहूँ कि आज का बजट आम बजट है, चाहे किसान हो या विद्यार्थी हो या आम आदमी हो, सबके लिए यह बजट बहुत ही सराहनीय है। देखिए, आम बजट जो पेश किया गया, मुझे लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश में एक बदलाव लाना चाहते हैं, सुशासन लाना चाहते हैं और जो जड़ तक मजबूत करना चाहते हैं, उसको देखते हुए लाया गया है। देश के लिए अच्छा बजट है, आम लोगों के लिए अच्छा बजट है, देश भी मजबूत होगा और आम आदमी भी मजबूत होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा बजट है, बहुत क्रांतिकारी बजट है, राष्ट्रवासियों के हित में बजट है, झारखंड के हित में बजट है। तो इतना अच्छा बजट आया है, मैं इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक तरफ जहां बीजेपी बजट को देश हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई नेता प्रोफेसर अशोक नाग और आम पब्लिक इस बजट को आम आदमी के खिलाफ बता रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो आम बजट पेश किया है वो बजट आम जनता के लिए नहीं है। वो जो है कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे जैसे बजट बनाया गया, इस तरह का उन्होंने बजट पेश किया है। आप देखिए, सरकार से बजट में लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि कुछ लोगों को जनहित में कुछ फ़ायदा देगी, टैक्स में राहत देगी, तो इन्होंने कोई टैक्स में राहत भी नहीं दिया। जो था कि जो महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, उस पर जो महंगाई दर पर सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, लोगों का आशा था कि अगर सरकार बजट पेश की तो उसमें हम लोग कुछ न कुछ उम्मीद रख रहे थे कि, लेकिन इन्होंने जो भी दिया है अभी तक, इसमें आपने देखा जो भी बजट दिया है उसमें भारत में युवाओं के लिए स्किल्ड शिक्षा नीति सब पर ये बोल रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार के सवाल पर जो इनका आना चाहिए था अभी तक इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। ये केवल कॉरपोरेट को टैक्स माफ करके जो आम जनता को राहत न देके कॉरपोरेट घरानों को फायदा दे रहे आम जनता को, उनको बजट में इन्होंने कोई भी जो नुन्ना थमाने का काम किया, कोई भी इसमें बजट में ऐसा नहीं है जो झारखंड और आम जनता के लिए हो। नहीं, अभी तक तो जो खबर आई है तो उसमें इन लोगों ने एक ट्राइबल म्यूजियम की बात की है, झारखंड को एक सौगात दी है, तो निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो अपेक्षित बजट था, जिसमें कि मध्यम वर्गीय लोगों पे जो उसके जेब पे भारी ना पड़े, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे निश्चित रूप से ये बजट खरा नहीं उतरा है। देखिए, महंगाई तो दिन भर प्रतिदिन तो महंगाई बढ़ ही रहा है, मगर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इस सब में देखना चाहिए, रेट कम होना चाहिए और आम आदमी को सुविधा होना चाहिए। बड़ा आदमी को फायदा है, आम आदमी को कोई सुविधा नहीं है। जो मीडियम क्लास का आदमी उसको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, उसका तो नुकसान है। हर सामान रेट बढ़ रहा है, रेट को कम होना चाहिए। बहरहाल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस बजट पर सबकी निगाहें थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस बजट से आम लोगों और किसानों को कितना फायदा मिलता है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार अपने मन का ही करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग की थी, लेकिन ट्राइबल म्यूजियम दिया। इसका स्वागत करते हैं हम, लेकिन संघीय ढांचा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय होना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर पेश हुए आम बजट को साफ तौर पर जुमला करार दिया है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से पूरा देश बजट की राह देख रहा था कि हमें क्या राहत मिलने वाली है,
आर्थिक सर्वे में क्या कहा गया है, और उसमें ये लोग थाली नॉमिक्स टाइप से जुमले परोस रहे थे। अगर सच पूछा जाए तो जिस तरह से कल थाली नॉमिक्स जुमला पेश किया गया, उसी तरह से आज हम कहे तो थेथ्रोनॉमिक्स था, थेथ्रोलॉजी का एक इकोनॉमिक्स है, वो निर्मला सीतारमन जी पेश कर रही थी। लगातार हर एक लाइन के बाद प्रधानमंत्री जी कर रही थी। हमें लगता है कि ज्यादा समय उनका जो है 165 मिनट में कम से कम 45 मिनट जो है प्रधानमंत्री जी का नाम लेने में जाया हुआ। जिस तरह से गंभीरता से लोग बजट को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो गंभीरता बजट में नहीं दिखाई दी है। और इस पूरे बजट को अगर कहा जाए तो पूरी तरह से फेक बजट है और जिसका कोई सिर पैर नहीं कहा जा सकता है, उस तरह का बजट पेश किया गया है। कल इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया था, उसमें क्या बातें होनी चाहिए और किस तरह की बातें की गई है, दुखद है। वहीं राजद झारखंड प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने कहा कि सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है उसमें झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। बजट में गरीबों को ठगने का काम किया गया है। हर बार की तरह भाजपा ने इस बार भी जो बजट पेश किया है वो गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सीतारमन जी ने कहा कि बैंकों में सुधार हुआ है। अगर बैंकों में सुधार हुआ तो एनपीए कैसे बढ़ गया? बैंकों में सुधार हुआ तो मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? बैंकों की स्थिति में अगर सुधार है तो आईडीबीआई के शेयर बेचने की जरूरत क्या पड़ रही है? बैंकों में एलआईसी के शेयर क्यों बेचने पड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि महिला बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफल रहा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात ही नहीं हो सकती। इस बात के लिए सीतारमन जी को और प्रधानमंत्री जी को जहां माफी मांगनी चाहिए थी, वो इस बात पे गर्व कर रहे हैं कि ये सफल रहा। ऐसी परिस्थिति में जब देश में बेटियां बलात्कार के बाद जलाई जा रही हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति को भी वो सफल मान रही हैं। जहां तक टैक्स में रिबेट की बात है तो मध्यम वर्ग को लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। इस वर्ष जितनी छूट देनी चाहिए थी, जब से भाजपा सरकार बनी है तब से बस घुमा फिरा के वही 5-10 इधर कर दो उधर कर दो है। कोई खास फायदा मध्यम वर्ग को होता दिख नहीं रहा है। वहीं लोहरदगा शहरी क्षेत्र के सीमन तक रविवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रविवार से कर्फ्यू में पूरी छूट दी गई है, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से किसी तरह का जुलूस सभा नहीं किया जा सकता। साथ ही 4 लोग एक साथ कहीं भी बात नहीं कर सकते। आज जो कर्फ्यू में ढील दी थी उस दौरान स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही है। सामान्य जनजीवन चालू रहा है। लोग पूजा अर्चना और इबादत भी चालू कर दिए हैं। तो ऐसे में हम कल से और ज़्यादा कर्फ्यू में ढील देने पर विचार किए हैं और कई क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाने का भी निर्णय लिया गया है। 25 लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है और जो भी विक्टिम्स हैं जिनके साथ किसी भी तरह का अनहोनी हुई है, जिनको संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो आ रहे हैं और वो अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। तो सारा कार्य SIT का साथ साथ चल रहा है। हम लोगों को बहुत जगह से CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है, बहुत तरह की सूचनाएं भी मिली है। तो सभी का SIT लगातार सत्यापन कर रही है। SIT में अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग टीमें बनी हुई हैं और उसमें छापामारी दल अलग है और साक्ष्य संकलन का दल अलग है। तो वो काफी व्यवसायिक रूप से। वहीं साहिबगंज बरहरवा प्रखंड के म्यूरकोला पंचायत स्थित विजयपुर गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में शिविर आयोजित की गई, जहां बरहरवा प्रखंड के आम जनता ने अपनी शिकायतों, समस्याओं तथा आमजनों के हित के लिए उपायुक्त को आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई तथा समाधान करने की बात कही। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों के समीप जाकर उपायुक्त ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता काफी उत्साहित दिखी एवं लोगों ने खुलकर जिले के आला पदाधिकारी
पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को साझा किया। कार्यक्रम में आमजनों ने जिले के पदाधिकारियों से सीधे संवाद करते हुए अपनी समस्याएं बताई। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी ध्यान आकृष्ट कराया गया था, उसको लेकर के जिला प्रशासन हम लोग अभी से कार्य चालू कर दिए हैं और यहाँ पे बैठक भी की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं रिएक्टिवेट कर देता हूँ कि पानी की कोई भी जो भी चापाकल है, जो भी सोर्सेज है, एक बार आप सभी मुखिया, पंचायत सचिव, जल सहिया इसको देख लीजिए। जहाँ पर भी छोटे मोटे मरम्मती करने की दरकार है, उन छोटे मोटे मरम्मती को आप सभी लोग अपने स्तर से करवा लीजिए। 14 तारीख से इस पर सरकार का स्पष्ट निर्देश आया हुआ है। वहीं साहिबगंज जिला में सैकड़ों अवैध माइंस व क्रशर संचालित है। इसे लेकर उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने मिर्जा चौकी थाना पुलिस के सहयोग से मंडरो अंचल अंतर्गत भेलभद्री और सुंदरी मौजा स्थित पहाड़ में अवैध खनन पर सघन छापेमारी की। खनन विभाग की छापेमारी से अफरा तफरी मच गई। पहाड़ों में अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर जेसीबी और पोपलिन के माध्यम से पत्थर माफियाओं द्वारा पत्थर निकाला जा रहा था। छापेमारी टीम को देखते ही सभी वाहनों के चालक वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस क्रम में 2 पोपलिन, 1 ब्रेकर, 6 हाइवा और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जांच कर रहा है। नियमित जांच के दौरान हमने देखा कि इस प्लॉट पे कोई खनन पट्टा नहीं है मेरा और अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ गाड़ियां भी है, कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियां भी हम लोग जब्त करने की प्रक्रिया में हम लोगों ने उनको निर्देश दिए है। हमारे जो रीजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उनके द्वारा भी यहाँ पर सभी खननों का निरीक्षण किया गया है। उनको जुर्माना भी उन्होंने लगाया है, जो संगत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रदूषण के लिए भी पूरे नियमित है कि किसी प्रकार से कोई ना तो अवैध खनन होने देंगे ना प्रदूषित होने देंगे। वहीं कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कौशलेश कुमार यादव की शैक्षणिक योग्यता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कौशलेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर खिलाफ उनके शहर के ही एक व्यवसायी विमल मोदी ने आरोप लगाते हुए आरटीआई के तहत इसकी जानकारी मांगी है। विमल मोदी द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात में यह साफ प्रतीत होता है कि कौशलेश कुमार यादव ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। इतना ही नहीं, उनके द्वारा पेश किए गए इंजीनियरिंग के कागजात में भी कई खामियां पाई गई हैं। विमल मोदी ने इसको लेकर झारखंड के मुख्य सचिव को आवेदन देते हुए अनुरोध किया है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जाली प्रमाण पत्र जमा कर नौकरी करने वालों को एक सबक मिल सके। इनकी बहाली नगर निगम गिरिडीह में की गई थी, जो सहायक अभियंता के पद की गई। नगर निगम, किसी भी नगर निगम को सहायक अभियंता में बहाली का अधिकार सरकार द्वारा नहीं दिया गया है और न इनको प्रमोशन का अधिकार दिया गया है, जबकि इनका बहाली नगर निगम गिरिडीह में होना ये कानून के विरोध में है। इनके द्वारा जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी दिया गया है, इनके द्वारा मात्र 13 साल में ही मैट्रिक की परीक्षा पास की गई। इनके द्वारा जो इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लगाया गया है वो विश्वविद्यालय का, जबकि इंजीनियर का सर्टिफिकेट कॉलेज से इशू होता है। इनके द्वारा जो अन्य कागजात लगाया गया है उसमें इनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है। खामियां क्या तरह की? इनका उम्र को लेकर सस्पेंस है, इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र को लेकर संदेहास्पद है, इनके द्वारा जो बहाली की गई है वो नियम संबद्ध नहीं की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करने पर यहां परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पिठौरिया से बच्चे का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकदोनी में नदी किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया। मृतक की पहचान भीमदास के रूप में की गई है। बताया गया है कि भीम शुक्रवार की शाम अपने दोस्तों के साथ निकले थे, जिसके बाद उनका शव बरामद किया गया। परिजनों का कहना है कि भीम की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन पड़ताल कर रही है। वहीं पोटका में सरकारी योजनाओं में बिचौलिए हावी हैं, वह लाभुकों को ठग रहे हैं। चाहे इंदिरा आवास का पैसा हो, चाहे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मामला हो, ठग के शिकार लाभुकों ने बिचौलिए गोपाल मुंडा को कोवाली थाना के हवाले किया है। बता दें कि पोटका प्रखंड में सरकारी योजनाओं पर आज भी बिचौलिए हावी हैं। खुलेआम बिचौलिए लाभुकों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। ऐसा एक ताजा मामला तेतलापोड़ा पंचायत का है, जहां लाभुकों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 17,000 रुपए मिले थे, लेकिन एक बिचौलिए द्वारा 11,000
रुपए कमीशनखोरी के नाम पर उनसे ले लिए गए और लाभुकों को मात्र 6,000 रुपए पकड़ा दिए गए। वहीं 40,000 पाने वाले लाभुकों ने 20,000 रुपए दे दिया। मामले पर तत्काल गोपाल मुंडा को पकड़ लिया गया है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो शुरुआत किए हैं और इस शुरुआत में हम लोग आज पोड़ा तेंतला पंचायत में हैं और इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज प्रखंड बहुत बड़ा होने के कारण कि प्रखंड में लोग जा नहीं पाते हैं, जिसका चलते लोगों का सरकारी योजना और सरकारी योजना से वंचित हो जाते हैं। आज सरकार की एक पहल है कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से लोग के जितने भी पदाधिकारी हैं हर पंचायत में जाएं, बैठे और सरकार योजना के बारे में जानकारी मिले और सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। आज इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें लाभान्वित हो रहा है और मिल रहा है। वहीं इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन में स्थित 52 एकड़ का उद्यान आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। यह आगामी 16 फरवरी तक खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक लोग यहां भ्रमण कर सकेंगे। शुक्रवार और शनिवार को सिर्फ स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को ही यहां पर प्रवेश मिलेगा। पेश एक रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन में स्थित 52 एकड़ का उद्यान आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। यह आगामी 16 फरवरी तक खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक लोग यहां भ्रमण कर सकेंगे। शुक्रवार और शनिवार को सिर्फ स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं को ही प्रवेश मिलेगा। अन्य 5 दिन आम लोग राजभवन घूमने का मौका राजभवन में प्रवेश गेट नंबर 2 से कर सकेंगे और वहीं से निकासी भी होगी। पिछले साल प्रदर्शनी में अनोखा रिकॉर्ड बना। एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया। इस बार यहां गुलाबों की 7 नई प्रजातियां आकर्षण का केंद्र हैं। विश्व भर के 55 प्रकार के सुगंधित व आकर्षक पुष्पों का दीदार कर सकते हैं। इसमें 100 प्रकार के गुलाब फूल शामिल हैं। इस बार राजभवन के बगिया में 7 नए मेहमान भी हैं। यह सभी गुलाब की नई प्रजातियां हैं। यहां पौधे अलग अलग देशों से मंगवाए गए हैं। वहीं फ्रीजिया, आइरिस, रोजमेरी, ग्लेक्सोनिया, जरबेरा, ट्यूलिप जैसे फूल हैं। गुलाब के पौधे देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर 52 एकड़ की बगिया में रुद्राक्ष, कल्पतरु, कबाब चीनी, दालचीनी, तेजपात, लौंग, घृत कुमारी, अमृतांजन, लेमन ग्रास, कर्पूर, वाकस, अकरकरा, गुलमार्ग, चंदन सहित कई दुर्लभ औषधि पेड़ पौधे को देख सकते हैं। राजभवन उद्यान में 9 म्यूजिकल फव्वारे भी हैं। यहां आने वाले दर्शकों के लिए यह दर्शनीय है। संगीत की मधुर धुन पर ताल मिलाते फव्वारों को देखकर लोगों की निगाहें थम जाती हैं। उद्यान में फूलों की क्यारी, अलग अलग फलों के पेड़, विभिन्न तरह की औषधि पौधे आकर्षण का केंद्र हैं। राजभवन के घने पेड़ों में पक्षियों की चहचहाहट लोगों को प्रकृति के करीब महसूस करा रही है। यहाँ कई तरह के गुलाब के पौधे हैं जिन्हें देखने का मौका राज्यवासियों को सिर्फ यहाँ ही मिल सकता है। ओंकार अवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। वहीं दुमका के रहने वाले लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। कई लोग ऐसे हैं जो छोटे से तालाब में जाकर कपड़ा धोते हैं और उसके पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय समर जी ने। यही एक कुआं है जहां लोग ये पानी पर निर्भर हैं और यहाँ कपड़ा भी धोते हैं, लोग नहाते भी हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसी का पानी लोग पीते भी हैं। इनके नसीब में 70 वर्ष हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद अभी तक ये लोग स्वच्छ पानी नहीं पी पाए हैं। अभी देखिए ये लोग कपड़ा धो रहे हैं। हम जानना इनसे चाहेंगे कि पानी का क्या इंतजाम है। दाग रना कष्ट हेना ताले आले दाग रना कष्ट, जम ᱧᱩ रना कष्ट, चासा बसा रे कष्ट, चासा मज ते बांग हुयुग कना, सिरमा दाग बरसा, कुंज गडिया बनुग तालेया, चापाकल हों कम गिया, ओना हों बड़िग गिया, दाग कम गे उडुकोग कना, दाग रेयाग दिक्कत। पानी भी नहीं है, क्या करेंगे? ये पानी सब भी सूख रहा है। खत्म होगा तो कैसे कपड़ा सब धोएंगे? आप लोग इसमें नहाती भी हैं, जरूरत होता है तो पीने के लिए भी ले जाती हैं? नहीं मिलेगा तो यहीं पर
यही पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो इसी पानी से प्यास बुझाना पड़ेगा। यह सच है कि पानी नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेगा, यही गंदा पानी ही पी पाएगा लोग। कैमरामैन संतू मुंडा के साथ मैं संजय समर, सेतुसार, दुमका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।